कितनी अजीब है दुनिया। निरंतर चलती रहती है अपने अपने क्रम से। दिन आता है ढल जाता है, रात आती है चली जाती है। पूरी प्रकृति चलती रहती है बिना विश्राम के। कोई नहीं रुकता किसी के लिए, पर मानव हरदम रुक रुक कर चलता है। अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता और भविष्य के खुशहाल मधुर सपने देखने से वो बाज नहीं आता। जानता है सपने पूरे नहीं होते, फिर भी देखता है दिवा स्वप्न। ये भ्रम कि आने वाला कल अच्छा होगा उसकी आज की कड़वाहट कम नहीं कर पाते, पर च्युइंगम पर लगी मिठास की तरह दो पल ही सही मुंह के कसैलेपन को चांद की रोटी बताकर बहलाने वाली माँ की तरह बहला फुसला कर आगे की जिंदगी जीने के लिए तैयार तो कर ही देते हैं। हर सुख के साथ दुख बिना बुलाए चला आता है और दुख के बाद सुख की प्रतीक्षा जीने की जिजीविषा जगाए रखती है। वक्त आगे बढ़ता रहता है, घड़ी की सुई घूमती रहती है, पर कभी कभी गाज गिराने के लिए वक्त की सुई पीछे भी घूम जाती है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी, एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूँ पूनम गुजरानी जी की लिखी हुई एक कहानी, बहुत बुरी हो माँ। प्रस्तुत करती हूँ उनकी लिखी हुई यह कथा। रत्ना के वक्त की सुई आज पीछे की ओर घूम गई, जब बरसों बाद फिर उसे वही सुनने को मिला, तुम बहुत बुरी हो माँ। कितना कुछ उधड़ गया इस एक वाक्य के कैंची से। उसकी तमाम मजबूत सिलाई धड़ धड़ा कर निकल गई और रंगीन कवर के नीचे से झांकने लगी पैबंद लगी जिंदगी। अतीत के झरोखे से जब झांकने लगी रत्ना, तो लगा कि उसका पूरा बचपन बहुत शानदार था। खुशकिस्मत थी रत्ना, प्रतापगढ़ राजघराने में जन्मी थी। रियासत अब नहीं थी, पर रहन सहन में तामझाम शाही शान और शौकत आज भी कायम थी। महल नहीं था, पर उसकी हवेली भी महल से कम नहीं थी। अदब वाले नौकर चाकर भी हर समय अपनी हाजिरी देने के लिए तत्पर रहते थे। उसकी कोई भी फरमाइश और ख्वाहिश हर हाल में पूरी की जाती थी। भाई वीरसेन और रत्ना हमेशा फूलों के बिस्तर पर सोए, सोने चांदी की थाली में भोजन किया। बिन मांगे इतना कुछ मिला था कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्कूल कॉलेज की गलियों में उछलते कूदते, किताबों और नोट्स का आदान प्रदान करते, एनुअल फंक्शन के नाटकों में अपना किरदार निभाते, कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच सोमेश के साथ कब इश्क परवान चढ़ा पता ही नहीं चला। कितना विरोध सहन किया, कितनी बंदिशों का सामना किया। लगभग 4 साल मनाती रही बापूसा को। बहुत उकसाया सहेलियों ने भाग कर शादी करने के लिए, पर न वो राजी थी न सोमेश। शादी जब भी होगी बड़ों के आशीर्वाद के साथ होगी, यही ख्वाहिश थी दोनों की। जब बापूसा राजी हुए तभी हुई उन दोनों की शादी। बस खालिस एक साड़ी में लिवा लाए थे स्वाभिमानी सोमेश उसे। बापूसा बहुत कुछ देना चाहते थे, पर सोमेश ने इनकार कर दिया। रत्ना राजमहल से निकलकर साधारण से परिवार की बहू बन गई। वो खुश थी। सुदर्शन कद काठी, ऊंचे सपने, सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श सहेजे शांति प्रिय युवक था उसका जीवन साथी सोमेश। उसे गर्व था अपने निर्णय पर। सोमेश पढ़ने में बहुत अच्छा था और दूसरों को पढ़ाने में भी। उसने टीचर की जॉब कर ली। शुरुआत में जीवन यापन की भी बहुत समस्याएं आई। पाई पाई को दांत से पकड़ कर रखना रत्ना के वश की बात नहीं थी। कभी कभी उसे थोड़े से खर्च के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ता। महंगी साड़ियाँ और ज्वेलरी सपना बनकर रह गई थी। छोटी छोटी बातों पर रत्ना के यहाँ आए दिन पार्टी का आयोजन होता था, पर अब रत्ना को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर भी सिर्फ मंदिर जाकर संतोष करना पड़ता। कभी कभी झुंझला जाती थी वो। अपनी झुंझलाहट में सोमेश की साधारण नौकरी पर तीखे व्यंग्य करने से भी बाज नहीं आती। उसे गुस्सा आता सोमेश पर। क्यों दहेज नहीं लिया? अगर लिया होता तो सुख सुविधाओं से युक्त शानदार घर से लेकर महंगी ज्वेलरी तक सब कुछ होता उसके पास।
पर सोमेश का शांत संतुलित व्यवहार उसकी हर नादानी को मुस्कुराहट की हवा में उड़ा देने की कला जानता था। वक्त के साथ धीरे धीरे सोमेश के प्रेम ने हर रिक्तता को भर दिया। रत्ना सोमेश के रंग में रंगती चली गई। जब प्रेम सर चढ़कर बोलता है तो कमियां ही खूबियां बन जाती हैं। अब ज़रूरतें इतनी ही थी जितनी पूरी हो जाती। आगे चलकर सोमेश कॉलेज का प्रोफेसर हो गया। बहुत शानो शौकत न सही, पर बंधी हुई आमदनी जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त थी। अब 2 बच्चों की माँ रत्ना का पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश पर था। रत्ना ने बचपन से लेकर जवानी तक जाने कितने बच्चों को गलत संगत में पड़ते देखा था, कितने बच्चों को आवारा होकर उजड़ते देखा था। जाने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सुना कि बच्चे सही परवरिश के अभाव में शराब सिगरेट पीने लगते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उसके भाई वीर सेन को भी तो नशे की ऐसी लत लगी कि जीवन तबाह हो गया उसका और पूरे परिवार का भी। सारा धन, जमीन, जायदाद सब भेंट चढ़ गया इसी नशे की। माजिसा बापूसा को जिंदगी भर अफसोस रहा कि वीरसेन ने उनकी दी हुई आज़ादी और पैसे का दुरुपयोग किया। 10वीं के बाद वीरसेन को बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेजा था। वहीं उसे नशे की लत लग गई। दारू से लेकर चरस, गांजा, हेरोइन, जाने कौन कौन से मादक पदार्थों का सेवन करने लगा था। बात जब घर तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बापूसा ने बहुत कड़ाई की, नशा मुक्ति केंद्र में भी लंबे समय तक रखा। पैसे देने बंद कर दिए, पर वो कभी कीमती सामान बेचकर तो कभी किसी से उधार लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ही लेता था। खुद की गोल्ड चेन, रिस्ट वॉच तक आधे से कम कीमत पर बेच आता। कभी माजिसा के गहने ले जाता तो कभी बापूसा की पॉकेट खाली कर देता। यहाँ तक कि गाय भैंस बेचकर भी नशे का जुगाड़ कर लेता। आवारा दोस्तों का एक ऐसा जमघट उसके पास था कि उनकी गिरफ्त से वो बाहर नहीं निकल पाया। सब वीरसेन के पैसे पर ऐश कर रहे थे। वो दुधारू गाय था सबके लिए, सो वे लोग किसी भी हाल में छोड़ नहीं रहे थे उसे। हालात दिन प्रतिदिन सुधरने के बजाय बिगड़ते ही चले गए। माजिसा बेटे के ठीक होने की प्रार्थना करती, भगवान के आगे आंचल फैलाती, आंसू बहाती, बेटे को अपनी सौगंध देती, पर पानी सर से ऊपर निकल चुका था। वे अपनी तमाम मान मनोबल और सख्तियों के बावजूद उसे रास्ते पर नहीं ला पाए। उनके अंतिम समय में न पैसा उनके पास रहा, न संतान ही। माजिसा बापूसा के हालातों ने उसे और भी तोड़ कर रख दिया था। वो माजिसा बापूसा को दिलासा देती, उनके घावों पर संवेदनाओं की मरहम पट्टी करती, कभी कभी उनके पास सप्ताह भर रह आती, कभी जिद करके उन्हें अपने पास ले आती। पर बेटे के गम में घुलते माजिसा बापूसा असमय बूढ़े हो गए और जाने किन किन रोगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। रत्ना चाहकर भी उनकी असमय मृत्यु को नहीं रोक पाई। बहुत विचलित थी वो भाई वीरसेन के कारनामों से। सारी प्रतिष्ठा, धन, रुतबा सब कुछ नशे की भेंट चढ़ गया था। वीरसेन का परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया था। भाभी अपने बच्चों को लेकर पीहर चली गई। वीरसेन ने कब, कहाँ, किन हालातों में जीवन जिया जानती तक नहीं रत्ना। बचपन में साथ खेले भाई की मौत पर 2 आंसू तक नहीं बहा पाई थी वो। वीरसेन स्वयं तबाह हुआ ही, पर साथ में पूरे परिवार की तबाही का कारण भी बना। वीरसेन की जिंदगी के काले पृष्ठों ने रत्ना को पत्थर दिल बना दिया था। अब वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, पर उनके भविष्य को लेकर हमेशा ही अत्यधिक सावधानी बरतती थी। भीतर के नरम दिल को कभी बाहर नहीं आने देती। अपनी भावनाओं के बहाव को जबरदस्ती सीने में छुपाकर कठोरता को धारण कर लेती। उसने अपने बच्चों को हमेशा ही अनुशासन में बांध कर रखा। निश्चित समय पर खाना, पीना, सोना, पढ़ना और खेलना। किसी भी तरह की कोई कोताही उसे बर्दाश्त नहीं थी।
वीरसेन की बर्बादी को बहुत नज़दीक से देखा था रत्ना ने। शायद यही कारण था कि अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा उदार नहीं रह पाई वो। कभी कभी सोमेश उसे समझाते, सबको एक तुला में नहीं तौला जा सकता रत्ना। सब बच्चे वीरसेन की तरह आवारा नहीं होते। रानी और राजीव को अपना बचपन जीने दो। बंदिशों का ऐसा पहाड़ मत खड़ा करो कि उनका व्यक्तित्व ही मर जाए। इस पर रत्ना प्रतिकार करती, देखो सोमेश, तुम बच्चों के मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। मैं माँ हूँ उनकी। उनके भले की खातिर ही मैंने अपनी ममता को भीतर ही भीतर दबोच रखा है। वो एक बार पढ़ लिख कर अपनी मंजिल पा लें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपना भला बुरा समझने लगें, बस फिर मैं आज़ाद कर दूंगी उन्हें। फिर जहाँ चाहे उड़ें, मैं रुकावट नहीं बनूंगी। पर जब तक वे उड़ने लायक नहीं हो जाते, कोई समझौता नहीं। सोमेश, मैं न तो इतनी लचर पेरेंटिंग कर रही हूँ कि बच्चे बिगड़ जाएं, न ही रबर पेरेंटिंग कि बच्चे टूट जाएं। मैं उस कुम्हार की तरह हूँ जो भीतर से सहारा देने के बाद ही बाहर चोट करता है। सोमेश उसकी दलीलों का मुकाबला नहीं कर पाते तो चुप हो जाते। दिन महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते जा रहे थे। रानी और राजीव दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर पिता और माँ के कठोर अनुशासन में बड़े होते बच्चों की जब भी कोई जिद पूरी नहीं होती, सीमित सी पॉकेट मनी न फिल्म देखने की इजाज़त देती, न ही रेस्टोरेंट जाने की। जब भी बच्चों को लगता वे दूसरे बच्चों की तरह आज़ाद नहीं हैं, तब भी उन्हें टीवी देखने से रोका जाता। परीक्षा के दौरान तो टीवी का कनेक्शन तक कटवा दिया जाता था। तब रानी और राजीव दोनों के मुंह से एक ही डायलॉग निकलता, तुम बहुत बुरी हो माँ। रत्ना इस डायलॉग को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने का दिखावा करती, पर भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाती। एक माँ को उसकी ही संतान बुरा कहे, इससे ज्यादा दुख इस दुनिया में किसी को किसी बात से नहीं हो सकता। रत्ना सोचती, मैं ये सारी सख्तियाँ तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए ही तो कर रही हूँ। बच्चों, जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे, इस माँ की सख्तियों का मर्म समझ पाओगे। जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे, जान पाओगे कि कितना मुश्किल होता है अपनी ममता का गला घोंट कर अनुशासन का पाठ पढ़ाना। ऐसा नहीं था कि वो कोई हिटलर थी। घर पर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करती, एक एक लजीज डिश वो खुद पकाती, टिफ़िन ऐसा डालती कि सारे दोस्त टूट पड़ते थे। जब भी कोई अच्छी मूवी थिएटर में लगती, वो प्रोफेसर साहब के साथ बच्चों को भी लेकर जाती। बच्चों के बिना कभी कोई मूवी वे लोग नहीं देखते। 2 साल में एक बार कहीं न कहीं घूमने भी अवश्य जाते। पर हाँ, वो बेमतलब की फिजूल खर्ची नहीं करने देती। घर में बैठकर वीडियो गेम नहीं खेलने देती। बेसिर पैर का गेम शो WWF नहीं देखने देती। बाहर के जंक फूड नहीं खाने देती। आवारा दोस्तों को वो पल भर नहीं टिकने देती। बच्चों से मेहनत करवाती, एक एक नंबर के लिए PTM में टीचर का सर खाती। बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर पढ़ाने बिठाती, फिर भले उसको खुद भी जागना क्यों न पड़े। और बस इन्हीं सब की बदौलत जाने कितनी बार बच्चों के मुंह से सनसनाता सा एक तीर निकलता, तुम बहुत बुरी हो माँ, जो उसके सीने को क्या पूरे अस्तित्व को तार तार कर जाता था। इतना सब होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। सोमेश भी उसकी लगन, मेहनत और इरादों को जानते थे, इसलिए उसके और बच्चों के बीच कभी नहीं आए। बच्चों की प्रोग्रेस देखकर वो भी बहुत खुश थे। ये तब की बात है जब रानी कॉलेज में और राजीव 12वीं में था। अचानक हृदय गति रुक जाने से सोमेश उसे छोड़कर चले गए। भरी दुनिया में बच्चों के सिवा उसका कोई नहीं था। महीनों बाद जब वो संभली, तब लगा घर की आर्थिक स्थिति को संभालने और बच्चों की परवरिश की खातिर उसे अब हर हाल में नौकरी करनी होगी, अन्यथा बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। और ऐसा वो किसी हाल में नहीं होने दे सकती थी। थोड़ी सी कोशिश और सोमेश के दोस्तों की सिफारिश से उसे सोमेश के कॉलेज में टीचर की नौकरी मिल गई। अब उसके संसाधन और आमदनी एकदम सीमित हो गए थे। जवानी की दहलीज पर
उम्र के जिस मोड़ पर बच्चों को पिता के साये की बेहद ज़रूरत थी, सोमेश उन्हें छोड़कर चले गए थे। रत्ना ने जब जी तोड़ कोशिश की कि बच्चों को कोई कमी न रहे, नौकरी और घर दोनों धुरियों को साधती हुई, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए वो चुपचाप चली जा रही थी। अपने मकसद पर उसकी नज़रें टिकी हुई थीं। पुरुषार्थ का प्रतिसाद भी मिला उसे। रानी ने इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद MBA किया और फिर साथ में पढ़ने वाले चिराग से शादी। राजीव ने इंटीरियर डिज़ाइनर की डिग्री लेकर एक बड़ी कंपनी में डिज़ाइनर के तौर पर अपना जॉब शुरू किया। कंपनी ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। लगभग 2 सालों से वो वहीं पर है। रत्ना खुश थी। बच्चों की तरक्की देखकर वो पुराने सारे गम भुला चुकी थी। अब बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए शरीर के साथ एकाकी रहना खलता ज़रूर था, पर वो अपने आप को व्यस्त रखती। रिटायरमेंट में अभी 2 साल शेष थे। आगे की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा था उसने। दिन सरकते जा रहे हैं, यही क्या कम है। दिन कॉलेज में निकल जाता और रात किताबों और संगीत के सहारे। ऐसे में साल भर की शादीशुदा बेटी 2 दिन पहले जब अपना सूटकेस उठाकर पति चिराग से झगड़कर उसके पास चली आई, तो उसके जिस्म पर आकाश की तमाम बिजलियां मानो एक साथ गिर पड़ी थीं। बेटी और दामाद से पूछताछ करने और उनकी बातों की तह तक जाकर उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार की लड़ाई है, जहाँ छोटी छोटी बातों को उसकी रानी ने इशू बना लिया था। रत्ना जानती है, छोटे मोटे झगड़े हर पति पत्नी के बीच होते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि अपना घर छोड़कर चले जाओ। रिश्तों को बनाना आसान होता है, पर ताउम्र उन्हें सहेजना मुश्किल भी। तिल का ताड़ बना लेना किसी समस्या का हल कभी नहीं होता, जबकि आपसी समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रत्ना ने प्यार से समझाया रानी को, देखो रानी, मैं यह नहीं कहती कि तुम किसी अत्याचार को सहन करो, किसी की गुलाम बनकर जियो, किसी को अपने स्वाभिमान पर चोट करने दो, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम पति से बेमतलब लड़ झगड़ कर मेरे पास रहने के लिए चले आओ। अपनी गलती को गलती न मानो। बिफर गई थी रानी। जानती हो, जवानी में तुमने कभी डिस्को नहीं जाने दिया, सहेलियों के साथ फिल्म भी नहीं देखने देती थी तुम। कभी जरा से खुले कपड़े पहनती तो तुम्हारी टोका टाकी चालू हो जाती थी। पर अब तो मैं खुद कमाती हूँ, तब भी क्या अपनी पसंद से नहीं जी सकती। पहले तुम और अब तुम्हारा दामाद। जरा सी बियर क्या ले ली मैंने उस दिन। पूरे 2 दिन तक बात नहीं की मुझसे। मुझे नहीं पता था कि इतने खुले विचारों का होने के बावजूद इतना दकियानू से निकलेगा मेरा पति चिराग। और तुम कहती हो वहीं चले जाऊं वापस। तुम मेरी माँ हो या मेरी दुश्मन? रानी ने पांव पटकते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ रानी, इसीलिए कह रही हूँ। सही रास्तों का चुनाव ही सही मंजिल पर ले जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारी जगह अगर वो शराब पीकर घर आता तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती। बियर पीना, भड़काऊ वस्त्र, देर रात तक चलने वाले डिस्को हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आधुनिकता का झूठा दिखावा हमें कहीं का नहीं छोड़ता बेटी। चिराग तुम्हारे हित की बात करता है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अगर वो तुम्हारी परवाह न करे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम जानती हो मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपनी संतान की कमियां पर्दा डालकर छुपा देती है, उसका अहित करती है। अगर गलती तुम्हारी है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट कैसी? अहंकार से किसी समस्या का समाधान कभी नहीं होता मेरी बच्ची। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बिखराव होता रहता है, लेकिन उसको जीवन पर हावी नहीं होने देते। फिर जिंदगी में बिखराव के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं, बसते हुए देखना चाहती हूँ। नादान कदमों की लड़खड़ाहट से लंबी रेस को नहीं जीता जा सकता, इसलिए समझदारी से काम लो। तुम्हारे साथ जिस दिन कुछ गलत होगा मैं खड़ी रहूंगी, पर तुम्हारी गलतियों को अनदेखा नहीं कर सकती हूँ। पर माँ, मैं खुद कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, फिर क्यों रहूँ किसी कैद खाने में? मैं आज़ाद होकर जीना चाहती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आखिर तुम भी अकेली रहती हो और मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ गई हूँ, तो तुम्हारी समस्या का भी हल हो गया है।
आखिर तुम भी तो अकेले रहते रहते थक गई होगी। मैं साथ रहूंगी तो तुम्हें भी आराम रहेगा। रानी ने रत्ना का हाथ पकड़कर चापलूसी भरे स्वर में कहा। घर कोई कैद नहीं होता रानी। पंछी चाहे जितनी लंबी उड़ान भरे, शाम को थक कर अपने घोंसले में ही लौटता है। आसमान में तो विश्राम की गुंजाइश ही नहीं है। धरती को छोड़कर जीने की चाह हमें कहीं का नहीं छोड़ती है। अनुशासन को जंजीर मत मानो रानी। अनुशासन विहीन समंदर सुनामी के अलावा कुछ लेकर नहीं आता। और हाँ, मेरी चिंता तो तुम रहने ही दो लाडो। मैं अपनी जिंदगी अभी आराम से जी रही हूँ। मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है। जब होगी तब तुम्हारे पास खुद ही आ जाऊंगी। तब चाहो तो नाती की परवरिश की जिम्मेदारी बेशक मुझे दे सकती हो। तिरछी नजरों से रानी के चेहरे के मनोभावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए रत्ना ने कहा। रानी ने कितना सुना, कितना समझा, कितना स्वीकार किया, कहा नहीं जा सकता। तुम बहुत बुरी हो माँ, कहते हुए रानी सूटकेस में कपड़े रखते हुए चिराग को फोन करने लगी तो रत्ना ने चैन की सांस ली। महीनों बाद घर आई बेटी का ऐसा स्वागत वो कतई नहीं करना चाहती थी, पर क्या करती। वो एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चों का हित साधने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना जानती थी। वो ऐसी माँ नहीं थी कि बेटी की गलतियों के लिए दामाद को दोषी ठहरा दे। वो एक मजबूत और सुदृढ़ सोच वाली माँ है, जिसे अपने बच्चों की खुशियों के लिए बुरा बनकर रहना पसंद है। मैं बहुत बुरी हूँ मेरे बच्चों, पर तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा इन्हीं बुरे हाथों में है। सोचते हुए रत्ना अपनी नम आंखों को बेटी से छुपाती हुई मुस्कुरा दी। यह थी एक संवेदनशील सामयिक कथा पूनम गुजरानी जी की लिखी हुई। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।